इंडिया को आप लेते हैं, इंडिया ने तो पता नहीं क्या कर दिया है। इंडिया की साल की ग्रोथ 10-12% है, आप सिर्फ देख। और बात यह है हमारी हुकूमत तो इस वक्त दिवालिया हो चुकी है, होने नहीं वाली, हो चुकी है। अब बताइए कि इंडिया में पिछले साल $44 बिलियन की इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये मुफ्त में बगैर किसी इंटरेस्ट के, और उन्होंने ह्यूज जो आईटी की एक्सपोर्ट की है। इंडिया में $44 बिलियन का फ्री पैसा आया है, हम $1-2 अरब के लिए धक्के खा रहे हैं। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया की जो इकॉनमी है 2027 में $5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की हो जाएगी, क्या कहेंगे? डेफिनेटली IMF ने जो प्रेडिक्ट किया है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ही होगा। चाइना की इकॉनमी भी इतनी ग्रो नहीं की जितनी इंडिया की है। जो मुल्क एक मरतबा IMF में गया है वो कभी नहीं निकला है, ना अर्जेंटीना निकला, 50 साल हो गए, ना ब्राजील निकला, ना चिली निकला, जितने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं नहीं निकले हैं ये। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF द्वारा जारी किए गए अपने ताज़ा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2027 तक में ही $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और इसकी पुष्टि कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने भी किया है, जिसमें यह बताया गया है कि विश्व की क्रमशः पहली और दूसरी अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था से भी भारत की अर्थव्यवस्था का विकास दर 2022 और 2023 में तेज होगा। इसी के लिए पाकिस्तानी मीडिया भी भारत की तारीफ करते जा रहा है। आइए आप भी सुने। इंडिया को आप लेते हैं, इंडिया ने तो पता नहीं क्या कर दिया है। इंडिया की साल की ग्रोथ 10-12% है, आप सिर्फ देख। और बात यह है हमारी हुकूमत तो इस वक्त दिवालिया हो चुकी है, होने नहीं वाली, हो चुकी है। हम 1-2 अरब के लिए हम जा रहे हैं IMF के पास, हम सऊदी अरेबिया के पास, हम चाइना के पास, अमेरिका के पास। अब बताइए कि इंडिया में आप मिसालें देते हैं, इनको इमरान खान साहब इस लाइन के आदमी नहीं है, उनको इकोनॉमिकली कोई आइडिया नहीं है। वो मिसाल दे, पिछले साल $44 बिलियन की इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये मुफ्त में बगैर किसी इंटरेस्ट के, और उन्होंने ह्यूज जो आईटी की एक्सपोर्ट की है। अब बताइए कि हमारे यहाँ $1.5 अरब, उनके यहाँ कोविड ज़्यादा था, कोविड कर रहे हैं, हमारे पास तो कोविड कम था, इंडिया में ज़्यादा था। इंडिया में $44 बिलियन का फ्री पैसा आया है, हम $1-2 अरब के लिए धक्के खा रहे हैं। पिछले साल हमारे यहाँ $1.5 अरब आया कुल फाइनल डायरेक्ट। हमने ऐसा, हमारे ब्यूरोक्रेट ने ये माहौल नहीं बनाया, किसी एक हुकूमत की बात नहीं है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया की जो इकॉनमी है 2027 में $5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की हो जाएगी, क्या कहेंगे? डेफिनेटली IMF ने जो प्रेडिक्ट किया है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ही होगा। और अगर आप इंडिया का पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करें तो नो डाउट आपका इंडिया का लिटरेसी रेट पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हाई है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सर क्या कहेंगे कि इस बार जो चाइना की इकोनॉमी भी इतनी ग्रो नहीं की जितनी इंडिया की है, और उनके साथ जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से इंडिया के पीछे जो बैकबोन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से उनकी नो डाउट अगर IMF ने प्रेडिक्ट किया है तो उनकी इससे भी ज़्यादा उनकी इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है इंशाल्लाह। और डेफिनेटली इसके अलावा एक और भी फैक्ट्स हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कोविड के बावजूद 8.5% इन्होंने ग्रो किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि नो डाउट इंडिया की जो इकोनॉमी है अगले 5 साल में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। और लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि अपने इन मसाइल से निकल कर अपने कंट्री के बारे में सोचे ताकि हम लोग भी उनका मुकाबला कर सकें। अगर उनका मुकाबला ना भी कर सकें तो कम से कम उनके साथ साथ खड़े होने के काबिल हो सकें। इस हवाले से यही कहना चाहूँगा कि इंडिया काफ़ी जो है वो इस पर काम कर रहा है, और इंडिया की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है, और पूरी दुनिया के साथ जिस तरह से वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ये एक पॉजिटिव वे है हम पाकिस्तानियों। क्या सिर्फ बाकी ही जो है इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो क्या इस मुल्क की शराफी हमें खुद डिफॉल्ट करवा रही है? और सेकंडली जो कहा था उसने क्या कहते हैं रशिया ने कि भाई हमारे साथ रूबल में डील करो, क्या हम ये कर सकते हैं? या जो तुर्की ने किया, कैन वी ये मॉडल हम इख्तियार कर सकते हैं? देखिए ये जरा हमारे जो हालात हैं, हम तो इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं IMF में, इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ खुदा के वास्ते निकलो। जो मुल्क एक मरतबा IMF में गया है वो कभी नहीं निकला है, ना अर्जेंटीना निकला, 50 साल हो गए,
ना ब्राज़ील निकला, ना चिली निकला, जितने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं नहीं निकले हैं ये वहाँ से। इजिप्ट भी बेचारा फंसा हुआ है हमारी तरह से। अच्छा। उसको बचाना इस वक्त किसी को ना जलसा ना कोई मेरी पूरी मुकम्मल बात ये सुन सर लीजिए। अप्रैल से ना पहले किसी हुई को है या जलसा अप्रैल के करना, बाद हुई ना- है ये दिवालिया जो हुई है हुकूमत? ये मुसलसल 2-3 साल से हमारी ये हालत है। 2 साल मुल्क हमारा डिफॉल्ट हो चुका है। ये मुसलसल हमारी डेट्रिएट हो रही है और हम किसी वक्त जिसको बोलते हैं ना कि अनाउंस कर देंगे, जैसे कि श्रीलंका ने किया। इस वक्त हमारा मसला ये नहीं है कि इस साल की ग्रोथ क्या है, पिछले साल की क्या है। हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास है क्या ओवरऑल। देखिए पिछले हम सब मिल के हमने जो कलेक्टिव रिजल्ट दिया है ना, मैं ये नहीं कहता फलां हुकूमत अच्छी फलां और एक दूसरे पे ब्लेम गेम हम लगाते रहे। हमारा टोटल सबका मिल के जो सम टोटल है ना, जो 75 साल में हमने रिजल्ट दिया है, मैं ये कहता हूं 1990 में इंडिया की इकानमी हमसे 4 गुना थी, आज 11 गुना हो गई है। उन्होंने ये 32 साल में 4 गुना से 11 गुना कर ली। उनका पर कैपिटा बिल्कुल सही। तकरीबन डबल चलिए। हो गया। लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी 7 सवाल कर लें। हमारे पास क्या कोई IMF से मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं? हम कोई ऐसे मतलब अगर ये डॉलर नहीं देते, अगर ये पैसे नहीं देते, तो जो कहा जा रहा है कि हम डिफॉल्ट के पास चलेंगे, हाउ ट्रू इज दैट? देखिए वो तो बात तो है, हम अप्रोच तो कर रहे हैं और इंटरनेशनल बैंक जो है वो अगर वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करे तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $110 और $112 था, आज भी $110-112 है। तो फिर इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ है? उसकी वजह यह है कि आपके एक्सचेंज रेट, जिसको मैं रजा बाकर इफेक्ट कहता हूँ, वो कहीं से कहीं पहुंच गया। उस वक्त एक्सचेंज रेट $100 पर डॉलर था, आज 200 को क्रॉस कर गया है। इसने तबाही फेरी है, वरना इतना पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती पाकिस्तान में, लेकिन ये एक्सचेंज रेट की वजह से। अच्छा, जब ये पिछली हुकूमत ने फ्रीज किया था तो उस वक्त $176 पर डॉलर था, आज ये 202 पे जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप तो 40 से 50 रुपया फी लीटर पेट्रोल बढ़ेगा। जब फी लीटर पेट्रोल की कीमत आप बढ़ाएंगे, तमाम ट्रांसपोर्ट चार्जेस बढ़ जाएंगे और इससे एक महंगाई का एक अलग से तूफान आएगा, जिसकी वजह से ये मौजूदा हुकूमत वो डरी बैठी हुई है। एग्जाम्पल ले लें तो वो क्यों स्टेबल है? वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का जो अमल दखल है वो एक ना होने की हद तक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और उनकी इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है और आए दिन वहाँ पे न्यू इन्वेस्टर्स आते हैं, एक ट्रस्ट लेवल बनना पड़ता है। अब हमारी गवर्नमेंट है, इसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। जो IMF को छोड़ें, वो हमें नेक्स्ट कोई लोन देना नहीं चाह रही। जो पड़ोसी मुल्क भारत है, डे बाय डे जो है उसकी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। इस बार भी जो अगर इंडिया की स्टैटिस्टिक्स देखे जाए ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे जाए, तो इंडिया ने जो उसकी जो इकॉनमी ग्रो की है 8.5% ग्रो की है और उसने चाइना को भी बीट कर दिया। यानी कि चाइना की इकॉनमी सिर्फ और सिर्फ 4% ग्रो की है, बल्कि जो इंडिया है वो 8.5% ग्रो किया है। क्या कहेंगे कि कोविड के बावजूद उन्होंने ना सिर्फ स्टेबल किया बल्कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी शो की है? क्या कहेंगे आने वाले टाइम में वो चाइना को बीट करते हुए नजर आ रहे हैं? दुनिया के जो बड़े देश हैं उनके अर्थव्यवस्था पर अगर एक नज़र डाला जाए तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था आज के तारीख में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह 1871 तक अमेरिका दुनिया के सभी देशों में बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा हुआ है। आज के तारीख में अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था का आकार है वह $24.79 ट्रिलियन का है। दूसरे स्थान पर चाइना का नाम आता है जिसकी अर्थव्यवस्था $18.46 ट्रिलियन की है। तीसरे पर जापान है जिसकी अर्थव्यवस्था का आकार $5.38 ट्रिलियन का है। चौथे स्थान पर जर्मनी है जिसकी अर्थव्यवस्था का आकार $4.50 ट्रिलियन का है। पांचवें स्थान पर यूके और इंडिया में कंपटीशन है। कोई रिपोर्ट यूके को ऊपर मानता है जिसकी अर्थव्यवस्था का आकार $3.44 ट्रिलियन का है और भारत के अर्थव्यवस्था का आकार भी वही माना जा रहा है। लेकिन कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार थोड़ा यूके से कम यानी $3.25 ट्रिलियन का है, यानी भारत 6वें स्थान पर है, यानी 5वें स्थान पर यूके और भारत में कंपटीशन है। इसी के बारे में अब नया ताज़ा रिपोर्ट जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF का आया है उसमें बताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 2027 तक $5 ट्रिलियन का हो जाएगा। पहले यह लक्ष्य 2029 तक
आईएमएफ ने कहा था कि भारत प्राप्त करेगा, लेकिन आईएमएफ ने अपने आंकड़ों में सुधार करते हुए कहा है कि भारत यह लक्ष्य 2 साल पहले यानी 2027 में ही प्राप्त कर लेगा और भारत हो सकता है कि जापान को भी रिप्लेस करके 2027 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। हालांकि पाकिस्तान की गिनती इसमें कहीं आती है नहीं, क्योंकि न पाकिस्तान 3 में है न 13 में। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था में है वह 48वें पोजीशन पर आता है। इससे तो अच्छा बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था है जो वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था में 41वें रैंक पर आता है। इसी बात की पुष्टि वर्ल्ड बैंक ने भी किया है, जिसमें कहा था पहले वर्ल्ड बैंक ने कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में जितने भी बड़े देश हैं उनसे तेजी की ओर ऊपर जाने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है और भारत की अर्थव्यवस्था 8.7% के हिसाब से ऊपर जाएगी। लेकिन रसिया यूक्रेन युद्ध के चलते सप्लाई मैनेजमेंट विशेषकर तेल के आपूर्ति में कमी हुई है और हालांकि रसिया भारत को सस्ता तेल दे रहा है, जो मार्केट रेट है उसे 30% सस्ता दे रहा है, लेकिन जो रसिया से तेल भारत को आ रहा है वह क्रूड ऑयल होता है और उसको साफ करने में भारत सरकार को खर्चा लगता है। भारत सरकार ने किसी तरह अपनी आपूर्ति के लिए तेल के लिए रसिया से काम कर रहा है, लेकिन रसिया से बहुत थोड़ा तेल आता है, ज़्यादा तेल दूसरे देशों से आता है और उन्होंने अपने दाम बढ़ा रखे हैं। इसी बात की पुष्टि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2022 में तो 8% के हिसाब से रहेगी और 2023 में यही अर्थव्यवस्था के विकास का दर भारत में जारी रहेगा। जबकि चीन की अर्थव्यवस्था, जो पाकिस्तान की बात तो कहीं करना नहीं है, चीन की अर्थव्यवस्था का जो विकास दर है वह 4.8% के हिसाब से होगा, यानी भारत की अर्थव्यवस्था चीन की अर्थव्यवस्था से दूना रफ्तार से 2023 में ऊपर की ओर जाएगी और यही हाल अमेरिका का भी होगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था 4% के हिसाब से ऊपर की ओर जा रही है। जहाँ तक वर्ल्ड के एवरेज विकास दर का सवाल है वह 4.1 है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसके विकास दर 4.1 नहीं 8% के हिसाब से ऊपर की ओर जाएगा। और ये नहीं, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक दो संस्थाओं ने भारत के बारे में ऐसा पूर्वानुमान जारी किया है। यह भारत के लिए एक बड़े सुखद क्षण की बात है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है। दूसरा कि भारत ने बहुत सारे मौक़ों पर अपने अर्थव्यवस्था को सुधारा है, जैसे चीनी के उत्पादन में ब्राज़ील को पछाड़कर पहले स्थान पर आया है, उसी तरह वियतनाम को पीछे करके भारत मोबाइल फ़ोन बनाने में पहले स्थान पर आ गया है। व्हीट उत्पादन में भारत अब चाइना के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। इसी तरह बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें भारत ने गारमेंट के क्षेत्र में, मोटरसाइकिल या कार मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत ने अपने झंडे गाड़े हैं। तो इस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था जो ऊपर की ओर जा रही है, इसमें हमें भी जो हम समाज में तनाव पैदा किया जा रहा है, समाज में जो वैमनस्य पैदा किया जा रहा है और इसको बढ़ा चढ़ाकर व्हाट्सएप और अन्य समाचार या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से दिखाया जा रहा है, दरअसल यह भारत की अर्थव्यवस्था से जलन जिन लोगों को है वही ऐसा समाचार फैला रहे हैं ताकि बाहर के देशों में मैसेज आए और लोगों को लगे कि भारत इन्वेस्टमेंट के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। आपको बताते चलें कि $88 बिलियन का भारत ने निवेश आकर्षित किया है, जो दुनिया में महामारी के बाद एक रिकॉर्ड है। और इसी तरह बहुत सारे देश, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, यूके हो, सभी भारत के साथ, यानी सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, सारे भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या भारत के साथ बायलैटरल ट्रेड का एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। यह हमारे लिए बड़ी सुखद बात है। और सबसे बड़ी सुखद बात यह है कि जो पहले दुनिया के देशों का मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन पर भरोसा था, अब चीन से भरोसा हट रहा है, क्योंकि चीन पर लोग नकेल कसने की तैयारी में कर रहे हैं और चीन से जो विकल्प के रूप में जिसे देखा जा रहा है उसे भारत के रूप में देखा जा रहा है। तो भारत अगर विकल्प के रूप में उठता है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, यानी दुनिया के देशों की जो आवश्यकता है वह चीन के बदले अगर भारत पूरा करेगा, क्योंकि चीन जैसा ही माहौल भारत में है, भारत में भी सस्ता और स्किल्ड और पढ़े लिखे नौजवानों का एक बहुत बड़ा वर्ग यहाँ उपलब्ध है, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। तो भारत अगर विकल्प बनता है तो भारत के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। और यही कारण है कि वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, यह सारे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं भारत के सबसे तेज गति से ऊपर जाने वाले देश के रूप में देख रही है। और आइए हम सब इसमें योगदान दें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।